नमस्कार साथियों। बीए अंतिम वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र के तहत आज हम अमेरिकी क्रांति के बारे में अध्ययन करेंगे। अमेरिकी क्रांति 18वीं शताब्दी में 1776 में हुई थी। आज के इस टॉपिक के बारे में हम सबसे पहले अमेरिकी क्रांति की पृष्ठभूमि, इसके उपरांत इस क्रांति के कारण, फिर इसके परिणाम, स्वरूप और संक्षिप्त में अमेरिका के संविधान के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम अमेरिकी क्रांति से होने से पहले उनकी पृष्ठभूमि क्या थी। वास्तव में अमेरिका की खोज 1492 में कोलंबस ने की थी और अमेरिका का नामकरण अमेरिगो वेस्पुसी के आधार पर अमेरिका रखा गया था। अमेरिका पर सबसे पहले स्पेन के निवासियों ने नियंत्रण किया था। 1588 में इंग्लैंड ने स्पेनिश आर्मीडा को पराजित किया और फिर अमेरिका पर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण स्थापित हो गया था। अब अमेरिका भी पश्चिमी दुनिया अर्थात नई दुनिया का हिस्सा बन गया था। अमेरिका में आने वाले लोगों में सबसे ज़्यादा यूरोपीय थे, लगभग 90% यूरोपीय और 10% अन्य लोग थे। अमेरिका के जो मूल निवासी थे उनको रेड इंडियन कहते हैं और दूसरे जो लोग थे यूरोप से आने वाले, इन यूरोपियों में सबसे अधिक ब्रिटिश लोग थे। वास्तव में धीरे धीरे कालांतर में वहाँ के मूल निवासियों और यूरोप से निर्वासित और सजा याफ्ता लोग जो यहाँ अमेरिका में आकर बस गए थे, उन्होंने भी अमेरिका को अपना देश माना था, अपनी जन्मभूमि माना था। और बाद में जो ब्रिटेन के निवासी यहाँ पर आकर के शासन प्रशासन करना शुरू किया, तो इन लोगों के मध्य आपस में द्वेष और झगड़ा हो गया, जिसके कारण धीरे धीरे अमेरिकी क्रांति हुई 18वीं शताब्दी और इसके उपरांत अमेरिका को स्वतंत्रता मिली। तो वास्तव में अमेरिकी क्रांति के कारण क्या थे? इस कारण में सबसे पहला कारण था वो था स्वतंत्रता की चेतना। वास्तव में अमेरिका में आने वाले लोग रेड इंडियन जो मूल निवासी, उनके अलावा सभी लोग यूरोपीय लोग थे। वो खुद प्रबुद्ध थे, बौद्धिक थे, स्वतंत्र प्रकृति के थे। तो वास्तव में उनमें स्वतंत्रता की चेतना का एहसास और आभास होता। इसी कारण अमेरिका की क्रांति हुई थी। दूसरा कारण दोषपूर्ण शासन प्रणाली। उन्हीं यूरोपीय लोगों पर जो अमेरिका में जाकर बस गए, उन पर यूरोपीय देशों द्वारा अर्थात ब्रिटेन के द्वारा शासन किया जाता। लेकिन वो जो शासन किया जाता, वो शासन की पद्धति वो द्वेषपूर्ण और दोषपूर्ण थी। इसके अलावा सप्तवर्षीय युद्ध, उसके अलावा बौद्धिक वर्ग अर्थात बुद्धिजीवियों की अर्थात साहित्यकारों की भूमिका, अन्य कारण ब्रिटिश औपनिवेशिक कारण। ब्रिटिश सरकार विश्व में अपने अधिक औपनिवेश स्थापित करना चाहता था और इसी नीति के कारण अमेरिका के साथ उनके युद्ध हुए थे और ये अमेरिका की क्रांति हुई थी। इसके अलावा भिन्न भिन्न शासकों की नीतियाँ, जैसे ग्रेनविले की नीतियाँ, लॉर्ड नॉर्थ की चाय की नीति आदि कारणों से अमेरिका के अंदर क्रांति के लिए वहाँ के निवासियों को विवश होना पड़ा। सबसे पहला कारण है स्वतंत्रता की चेतना। आरंभ से ही ब्रिटिश कठोर नियंत्रण न होने की वजह से इसमें स्वतंत्रतापूर्वक कार्य करने की परंपरा का विकास हुआ था। और जब ब्रिटिश द्वारा इनकी स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने का प्रयास हुआ, तो अमेरिकी लोगों ने इस नई पद्धति की, नई व्यवस्था का, नई शासन प्रक्रिया का विरोध किया था, क्योंकि वो खुद स्वतंत्र प्रकृति के थे। और जब उनकी स्वतंत्रता पर अंकुश लगने लगा तो उन्हें चेतना का, स्वतंत्रता की चेतना का आभास हुआ
और इसी कारण उनके ब्रिटिश सरकार के लोगों के साथ विरोध हुआ था और क्रांति हुई थी। दूसरा कारण द्वेषपूर्ण या दोषपूर्ण शासन पद्धति। अमेरिका में एक ब्रिटिश गवर्नर होता था, एक ब्रिटिश गवर्नर होता था जो अपने मनोनीत सदस्यों के माध्यम से कार्य संचालित करता था। एक स्थानीय परिषद भी होती थी जो अमेरिकी लोगों से बनती थी और उन्हें कानून बनाने और कर लगाने का अधिकार था, किंतु यह अधिकार ब्रिटिश गवर्नर की इच्छा पर निर्भर था। यह दोषपूर्ण शासन पद्धति क्या थी? एक तो उनके गवर्नर था जो अमेरिका के अंदर राज करने वाला ब्रिटिश सरकार का प्रतिनिधि, वो एक तो अपने मनोनीत सदस्यों में शासन करता। दूसरे स्थानीय परिषद थी जिसमें अमेरिका के निवासी लोग थे, लेकिन अमेरिका के निवासी लोगों की जो भी इच्छाएं, भावनाएं और जो उनके कानून के प्रति उनको गवर्नर अपनी इच्छा होता तो लागू करता, नहीं तो लागू नहीं करता था। इसी भेदभाव नीति के कारण के अर्थात दोषपूर्ण शासन पद्धति के कारण अमेरिका में क्रांति हुई थी। अन्य कारण सप्तवर्षीय युद्ध। वास्तव में सप्तवर्षीय युद्ध इंग्लैंड व फ्रांस के बीच हुआ था। ये सप्तवर्षीय युद्ध इंग्लैंड व फ्रांस के बीच हुआ था और इस सप्तवर्षीय युद्ध के अंदर फ्रांस की पराजय हुई थी। ये सप्तवर्षीय अमेरिकी क्रांति का कारण नहीं, भारत में भी फ्रांस और इंग्लैंड के गवर्नरों के मध्य, उनके सेना के मध्य युद्ध होने का एक कारण था। तो सप्तवर्षीय युद्ध के कारण भी अमेरिका में क्रांति की ज्वाला जगी थी। इंग्लैंड पर वित्तीय बोझ इस सप्तवर्षीय युद्ध के बाद में बढ़ गया था, क्योंकि लंबे समय तक जो युद्ध हुआ था, इस युद्ध के अंदर बहुत अधिक वित्तीय हानि हुई थी। इस वित्तीय हानि की भरपाई के लिए इंग्लैंड ने बोझ बढ़ने के कारण अमेरिका के अंदर कई प्रकार के नवीन कर आरोपित किया और नए कर आरोपित करने के कारण इंग्लैंड के लोग ने, अमेरिका के लोग जो इंग्लैंड में बसे थे या अमेरिका के निवासी, उन्होंने इसका विरोध किया था। अब फ्रांसीसी नियंत्रण वाले कनाडा पर ब्रिटिश का नियंत्रण स्थापित हुआ था। अतः जब अमेरिकी लोगों को फ्रांस में आक्रमण का भय समाप्त हो गया, तब अमेरिकी लोगों को फ्रांस के आक्रमण का भय समाप्त हो गया और उनकी ब्रिटिश सरकार पर निर्भरता समाप्त हो गई थी। अब अपने असंतोष को ब्रिटिश के विरुद्ध प्रत्यक्ष रूप से व्यक्त कर सकते थे। ये उत्तरी अमेरिका का नक्शा है। इस उत्तरी अमेरिका के अंदर, महाद्वीप के अंदर ऊपर का भाग है वो कनाडा, जो पहले फ्रांस के नियंत्रण में था, लेकिन सप्तवर्षीय युद्ध के उपरांत यहाँ पर ब्रिटिश का नियंत्रण हो गया था। और जो अमेरिका नीचे वाला भाग है, यहाँ पर तो ब्रिटिश का नियंत्रण था। पहले दोनों एक दूसरे से संतुलित थे, अर्थात जब ब्रिटिश सरकार यहाँ पर अन्याय, शोषणपूर्ण नीतियाँ लागू करती तो फ्रांस उसका विरोध नहीं करता, क्योंकि फ्रांस भी कनाडा में इसी प्रकार के शासन करते थे। लेकिन सप्तवर्षीय युद्ध के दौरान जब फ्रांस की पराजय हो गई तो फ्रांस के लोगों ने भी उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप में अर्थात कनाडा व अमेरिका के लोगों के अंदर नवीन चेतना जागृत करते हुए यहाँ के मूल निवासियों को ब्रिटेन के विरुद्ध हराने के लिए प्रोत्साहित और उत्साहित किया था। और इसी के कारण धीरे धीरे अमेरिका में क्रांति की भावना जागृत हुई। अब अमेरिकी लोग रेड इंडियन के क्षेत्र में बढ़ने लगे और वहाँ उनसे टकराव हुआ था। इस संघर्ष में इंग्लैंड ने रेड इंडियन का पक्ष लेते हुए उनके लिए क्षेत्र निर्धारित कर दिया था। अमेरिकी असंतुष्ट हो गए थे। इसके अलावा ब्रिटिश औपनिवेशिक आर्थिक कानून, कैसे इंग्लैंड की औपनिवेशिक शक्ति जो आर्थिक नीति पर आधारित थे और अमेरिका में उपनिवेश जो गुलाम लोग थे उनसे वे आर्थिक लाभ प्राप्त करते थे। ये औपनिवेशिक नीतियाँ लागू की वो थी नौ परिवहन कानून, औद्योगिक कानून, व्यापारिक नीति, और इन सभी वाणिज्यवादी नीतियों के कारण राज्य के नियंत्रण में चलने वाली नीतियाँ भी बनाई थी। राज्य के नियंत्रण में चलने वाली नीतियाँ भी बनाई थी। और इस प्रकार वाणिज्यवादी नीतियाँ और अमेरिकी मुक्त व्यापार की नीतियों के मध्य टकराव के कारण अमेरिका के अंदर क्रांति हुई थी। इन सब कारणों से आगे जाकर के कालांतर में धीरे धीरे अमेरिका में क्रांति की ज्वाला प्रस्फुटित हुई थी।
जो ब्रिटिश औपनिवेशिक आर्थिक कानून है, इसमें ब्रिटिश सरकार ने उपनिवेशवादी सिद्धांतों के अंतर्गत वाणिज्यवादी नीति के तहत अमेरिकी उपनिवेश पर अनेक आर्थिक नियंत्रण लगाए और इस क्रम में विभिन्न कानून लागू किए थे, जैसे नाव परिवहन कानून। इसके तहत कहा गया कि इंग्लैंड और उसके उपनिवेश के जहाज ही अमेरिकी बंदरगाहों पर जा सकते हैं। इस तरह अमेरिकी बस्तियों के सभी आयात निर्यात ब्रिटिश जहाज़ों द्वारा करना बाध्य कर लिया, अनिवार्य हो गया था। इससे ब्रिटिश जहाज उद्योगों को तो लाभ मिला, किंतु अमेरिकियों को हानि हुई। फलस्वरूप अमेरिकी निवासियों ने ब्रिटिश औपनिवेशिक नीति और नौपरिवहन नीति का विरोध किया, जिसके कारण अमेरिका की क्रांति प्रस्फुटित हुई थी। अन्य औपनिवेशिक कारणों में औद्योगिक कानून। इसके तहत इंग्लैंड ने अमेरिका के उन औद्योगिक उत्पादन पर प्रतिबंध लगाया जिसका निर्माण इंग्लैंड में होता था। इसी क्रम में अमेरिका ने तांबा गलन पर रोक लगा दी थी। लोहे उद्योग को बंद कर दिया गया था। ऊनी वस्त्रों और टोपियों के निर्माण पर प्रतिबंध लगा था। इससे अमेरिकी लोगों के हित बाधित हुए, फलस्वरूप इनके मध्य टकराव होता। इसी प्रकार व्यापारिक कानून। इसके तहत कहा गया कि अमेरिका में उत्पादित कुछ वस्तुएं जैसे कपास, चावल, तंबाकू का निर्यात केवल इंग्लैंड ही कर सकेगा। किसी अन्य देश को अमेरिका के अंदर ये व्यापार करना मतलब प्रतिबंधित है, क्योंकि अन्य यूरोपीय देश इन वस्तुओं को अधिक मूल्य देने को तैयार थे। इस प्रकार ब्रिटिश औपनिवेशिक आर्थिक कानून ने ब्रिटिश हितों को सर्वोपरि रखते हुए अमेरिकी आर्थिक हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डाला। वस्तुतः अमेरिकी बस्तियों के साथ इंग्लैंड के संबंध वाणिज्यवादी आर्थिक सिद्धांत पर आधारित थे, जिसके अनुसार उपनिवेश की समस्त वस्तुओं पर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण था। आर्थिक गतिविधियां मात्र देश के अधीन हो गई थी, जबकि अमेरिकी लोग मुक्त व्यापार की चाहत रखते थे। इस प्रकार ब्रिटिश वाणिज्यवाद और अमेरिकी पूंजीवाद चाहत ने अमेरिकी क्रांति को संभव बनाया था। इस औपनिवेशिक दोषपूर्ण शासन पद्धति के अलावा अमेरिका के बुद्धिजीवियों की भूमिका, जैसे रूस और फ्रांस की क्रांति में भी रहा था, उसी प्रकार अमेरिकी की क्रांति में इन बौद्धिकों की भूमिका महत्वपूर्ण थी। जैसे जेम्स फोर्टिस, टॉमस पेन, बेंजामिन जैसे बुद्धिजीवियों ने प्रबोधनकालीन चेतन से प्रेरित होकर अमेरिकी समाज को जागरूक किया, प्रेरित किया तथा उन्हें शोषण के स्वरूप से परिचित कराया और अपने अधिकारों के प्रति सचेत किया। जेम्स फोर्टिस ने कहा कि इतिहास में अभी तक सभी राजा दमनकारी होते आए हैं, किंतु इससे दमन करना कोई अधिकार तो नहीं बन जाता है। इस प्रकार बुद्धिजीवियों ने शोषण एवं दमन के विरुद्ध अमेरिकियों को सचेत किया, सावचेत किया, सावधान किया। फलत अमेरिकी अपने अधिकारों की मांग को लेकर ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध एकजुट हो गए थे और कालांतर में अमेरिकी क्रांति। इसके अलावा ब्रिटेन के शासकों की कुछ नीतियां बिल्कुल एक पक्षीय ब्रिटिश के हित में थी तथा अमेरिका के निवासी और अमेरिका के विरोध में थे, उनके लिए हानिकारक थी। इनमें सबसे प्रमुख जो एक नीति है जो मुख्यतः पूछा जाता वो थी ब्रिटिश प्रधानमंत्री ग्रीनविले की नीतियाँ। सप्तवर्षीय युद्ध के चलते इंग्लैंड के वित्तीय बोझ को देखते हुए ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज III ने 1760 में प्रधानमंत्री ग्रीनविले को प्रशासन में कार्यकुशलता लाने को कहा था। इसी क्रम में ग्रीनविले ने अमेरिकी डाक का अध्ययन किया, अर्थात अमेरिका से आने वाली आय व्यय से संबंधित रिपोर्ट का मूल्यांकन किया और पाया कि अमेरिका से इंग्लैंड को अपेक्षित आय नहीं हो रही है। अतः उसने पुराने कर चुकाने का कठोरता से पालन करने पर बल दिया, चोरी छिपे होने वाले व्यापार को रोकने का प्रयास किया, साथ ही स्टाम्प एक्ट, शुगर एक्ट के माध्यम से अमेरिका पर नवीन कर आरोपित किए। इस एक्ट के तहत अमेरिकी लोगों के सभी प्रकार के कानूनी दस्तावेजों के लेन देन, लाइसेंस के रखने, विभिन्न संपत्तियों के क्रय विक्रय आदि पर शुल्क लगाया गया। फलस्वरूप अमेरिकियों ने इन करों का विरोध किया, यह नारा दिया
कि प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, अर्थात जिस संसद में कोई अमेरिकी प्रतिनिधि नहीं बैठता है उस संसद को अमेरिका पर कर लगाने का कोई अधिकार नहीं। इस तरह संवैधानिक प्रश्न खड़ा कर अमेरिकियों ने इस कर नीति का विरोध करते हुए ब्रिटिश सरकार का विरोध किया था। इसी क्रम में बोस्टन बंदरगाह पर चाय से भरे ब्रिटिश जहाज को लूट लिया था। ये इसका एक तत्कालीन बड़ा कारण है। बोस्टन बंदरगाह पर चाय से भरे ब्रिटिश जहाज को लूट लिया था। इस घटना को बोस्टन टी पार्टी के नाम से जाना जाता है। इसी क्रम में अमेरिका और इंग्लैंड के बीच युद्ध शुरू हुआ, जिससे अमेरिका ने इंग्लैंड को पराजित किया और स्वतंत्रता अर्जित की। इसी संदर्भ में यह कहा गया है कि ग्रीनविले ने अमेरिका से आने वाली डाक को पढ़ लिया और अमेरिका को खो दिया। अन्य शासकों की नीति जो अमेरिका के प्रतिकूल थी और स्वतंत्रता का बड़ा कारण थी वह थी लॉर्ड नॉर्थ की चाय नीति। ब्रिटिश सरकार ने अमेरिकी असंतोष को दूर करने हेतु चाय को कम मूल्य पर उपलब्ध कराने का प्रयास किया था। इसी क्रम में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को चाय के जहाज इंग्लैंड लाए बिना सीधे अमेरिकी बंदरगाह पर जहाज पहुँचे ताकि तट शुल्क एवं परिवहन लागत से बचा जा सके। अमेरिका ने इस नीति का विरोध किया कि वे किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप के खिलाफ थे। 1883 में अमेरिका ने सैमुअल एडम्स बोस्टन टी पार्टी के नाम से जाना जाता है। ब्रिटिश सरकार ने अमेरिकी कार्य प्रकार भी शुरू की थी। सशस्त्र संघर्ष शुरू हुआ और अमेरिका ने स्वतंत्रता हासिल की थी। ग्रीनविल ने अमेरिका से आने वाली डाक को पढ़ लिया, ये अमेरिका को खो दिया। इस कथन की समीक्षा के संबंध में भी अक्सर प्रश्न पूछा जाता है, जिसमें ग्रीनविले के द्वारा जो नए कर लगाने की नीतियाँ शुरू की थी उस नीतियों के बारे में हमें वर्णन करना होता है। नमस्कार साथियों, इसके साथ आज के अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के कारणों की कालांश संपूर्ण होता है। कल हम अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के परिणाम के बारे में विस्तार से वर्णन करेंगे। जय हिंद।